अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। पाकिस्तान में 2/3 खवातीन अपने निकाहनामे की शिकों से इसलिए लाइल्म है कि वो पढ़ ही नहीं सकती। पाकिस्तान कमीशन बराए खवातीन की हैसियत से जो लोग पढ़ सकते हैं वो भी ज़्यादातर निकाहनामे की तमाम शिकों को जानने की कोशिश नहीं करते। अक्सर खवातीन को अपने हुकूक का इल्म नहीं होता और निकाहनामे की बहुत सी शिकों को दुल्हन से मशवरा किए बगैर वालिदैन और सरपरस्त अज खुद ख़त्म कर देते हैं। ईजी पैसा निकाहनामे से मुतालिक शऊर की बेदारी का फ़र्ज अदा कर रहा है। ईजी पैसा ने ऑडियो निकाहनामे के नाम से एक नया फीचर शुरू किया है, जहां खवातीन अब 1222-117-03417 पर मिस कॉल देकर ऑडियो निकाहनामा सुन सकती हैं। ऑडियो निकाहनामा ईजी पैसा ऐप पर 7 मुख्तलिफ ज़ुबानों उर्दू, अंग्रेजी, बलोची, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, सराइकी ज़बान में भी दस्तयाब है। मजीद ये कि वो लोग जो समाज से महरूम हैं इशारों की ज़बान की वीडियो के ज़रिए निकाहनामा पढ़ सकते हैं। जी तो नाज़रीन, इस मौजू के हवाले से हमने समाजी शख्सियात को अपने शो में मदऊ किया है। उनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं और माशरे को भी आगाह करते हैं कि हुकूक निस्वां के हवाले से कौन सी ऐसी मालूमात है जो उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है मुसरत मिसबा साहिबा और साथ ही हमारे साथ मौजूद है खदीजा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम मुसरत आपा से बात करते हैं। इनकी खिदमात तो आप सबके सामने ही हैं। तो मुसरत आप मुझे ये बताइए कि हमारे माशरे में इर्तिका हो रहा है, तरक्की हो रही है, खवातीन में शऊर भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो खवातीन को जानने बहुत ज़रूरी हैं निकाहनामे के हवाले से? इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि खवातीन में आगाही आ रही है और जिस तरह आपने कहा कि इर्तिका हो रहा है, टाइम तो लगता है कोई अच्छी चीज़ को आगे बढ़ाने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी खवातीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दही इलाकों में है और वहाँ पे तालीम का फुकदान है। जहाँ तालीम का फुकदान होगा वहाँ पर ऑब्वियसली निकाहनामा तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मियाँ बीवी के दरमियान एक मतलब ज़िंदगी भर का आपके उसके ऊपर कमिटमेंट है। अब मर्द को तो पता होता है या अगर नहीं भी पता होता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से हमारे माशरे में ना मर्द को इतनी आगाही होती है ना खवातीन को होती है। मेरे ख्याल से वो जो मौलवी साहब आते हैं वही एक निकाहनामा लेकर आते हैं, अपनी मर्जी से वो क्रॉस भी कर देते हैं, पॉइंटर्स ना मर्द पढ़ते हैं ना ही खवातीन। ये भी होता है जो मौलवी हजरात होते हैं वो ऑब्वियसली उसको कुरान और सुन्ना की उसमें देखते हैं और कल्चरल वैल्यूज़ का इतना कोई ख़ास ख्याल भी नहीं रखा जाता और रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे मुल्क में कानून मौजूद हैं और हमारा रिलीजन जो है वो बहुत साफ खुली किताब की तरह हमारे सामने है जिसमें ख़वातीन के हुकूक के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी बच्चियाँ ख़वातीन जो भी इस बंधन में बन रही हैं उनको पता होना चाहिए वो किस चीज़ पे साइन कर रही हैं। मतलब अगर वो ये उनको पता ही नहीं है और जैसे आपने कहा कि क्रॉस कर दी लाइनें और उसके बाद शी कांट इवन आस्क अ क्वेश्चन कि ये क्या है, मुझे बताओ तो सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी में उनका क्या रोल है और उनके हस्बैंड का क्या रोल है, यानी उनके शौहर का क्या रोल है, और उस रोल को समझने के लिए एक इनिशिएटिव हमारी ऐप की जानिब से कि वो तमाम मालूमात फराहम कर रहा है आवाम को। अच्छा, अब मुझे बताइए उन खवातीन के लिए जो कि एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, जिनके लिए नॉर्मल लाइफ रूटीन में आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए निकाहनामा कैसे हेल्प आउट कर सकता है और उन्हें कैसे शऊर बेदार हो कि नहीं ये निकाहनामा जो है वो एक्चुअली उनके हुकूक के लिए है, उनको मजबूत बनाने के लिए? तेजाब या मिट्टी के तेल से जली हुई जो खवातीन होती हैं उनकी शादियाँ बहुत कम होती हैं और शादी ना होने की वजह ऑब्वियसली उनका चेहरा या जिस्म का सारा हिस्सा जो मक्स कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत ऐसे फैमिलीज़ या ऐसे बच्चे मर्द हजरात जो उसके बावजूद भी उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस बच्ची के ऊपर ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो दोबारा से एक ऐसे बंधन में या दोबारा या पहली दफ़ा कि जिसमें उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया गया कि अगर वो जली हुई है तो उसके साथ कोई शादी कर रहा है, क्योंकि उसके जलाए जाने के अमल से लेके इस मौके तक
اس کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ تو وہی موجود رہیں گے. اور اسپیشلی اسلام کی روح سے, ہمارے مذہب کی روح سے ان بچیوں کے ساتھ تو اور بہتر سلوک ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو خوبصورت ہوتی ہے نا, اس کی خوبصورتی چھین لی, لیکن جو اس خوبصورتی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ بہت میں کہتی ہوں امیزنگ ایک عمل ہے. سو ان بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آلریڈی ایک مصیبت سے نکل کے کسی دوسری مصیبت میں نہ پھنس رہی ہوں. ان کو اپنے حقوق کی آگاہی بہت ضروری ہے, کیوں, کیا, کب, کیسے, کون رسپانسبل ہے ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے. اگر ان کے بچے ہوتے ہیں تب ان کے وہ وہاں پر ایک احسان کی صورت پہ شادی نہ کی جائے ان کے ساتھ کہ جی تم جلی بھی ہو, میں تم سے شادی کر رہا ہوں, مجھ سے زیادہ دیالو تو کوئی شخص ہو نہیں سکتا ہے, یا ہمارے سارے خاندان نے تمہیں ایکسیپٹ کر لیا. سو اس صورت میں نکاح نامہ ایک ایسی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس جلی ہوئی بچی کے لیے جو کہ اس کو کم از کم آگے بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے. یس شی ول ہیو ٹو کمپرومائز کیونکہ وہ اس سچویشن میں نہیں ہے, لیکن اگر اس کو پتہ ہوگا تو کم از کم شی ول ریز ہر وائس کہ ایسا نہیں ہے. مہر کی صورت میں یا وہ قانونی طور پر بھی اپنا رائٹ مانگ سکتی ہے, اور جب وہ مانگنے کی پوزیشن میں بھی ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوگی جب اس کو پتہ ہوگا کہ قانون کیا ہے. اور ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ چلا جاری کرتے ہیں. قانونی طور پہ جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ ایک وہ مل جاتی ہے نا, شیورٹی مل جاتی ہے, آپ کو گارنٹی مل جاتی ہے نکاح نامے کی صورت میں کہ ان کیس کہ کسی کے ساتھ گاڈ فاربڈ برا ہو جاتا ہے تو وہ آگے لیگلی ہیلپ کیسے لے سکتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ایسے کون سے پوائنٹرز ہیں, کیا ہم نکاح نامے میں کچھ پوائنٹرز ایڈ کروا سکتے ہیں, انکلوڈ کروا سکتے ہیں ایکسٹرا, تاکہ کسی خاتون کے لیے آگے جانے والی جو زندگی ہے اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کر سکے, کچھ ایسے پوائنٹرز؟ جی بالکل. دیکھیں نکاح نامہ کے اندر بہت ساری ایسی کالمز ہیں جو کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں آگاہی ہو ایک عورت کو تو وہ کافی اس سے فائدہ لے سکتی ہیں اور اپنے رائٹس کے لیے وہ ایڈوکیٹ کر کے وہ پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. سب سے بنیادی بات ہے کہ وہ نکاح نامہ پڑھے اور پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو اس وقت ہمارے لسٹ کے اوپر ہر چیز ضروری ہوتی ہے, کپڑے کیا ہوں گے, جوتے کیا ہوں گے, کھانا کیا ہوگا, وینیو کیا ہوگا, لیکن انفارچونیٹلی ہم کبھی بھی نکاح نامہ کے حوالے سے بات بھی نہیں کرتے, نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ آگاہی جو ہے سب کو ہونی چاہیے کہ آفٹر آل یہ وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ دونوں کا رشتہ طے ہو رہا ہے, اور اسی جو ڈاکیومنٹ ہے اس نے ہی طے کرنا ہے کہ آگے آپ کا کس طرح سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ طے پائیں گے اور سب کچھ. اور اس کے اوپر جو کالم اسپیسیفکلی ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ وہ کٹ جاتی ہیں, جو اکثر کالمز ہوتی ہیں عورتوں کی جو کہ ان کے بینیفٹ کے لیے وہ کاٹی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دوسرا حصہ جو کے بینیفٹ کے لیے, عورتوں کے بینیفٹ کے لیے, مرد حضرات کے, مرد دیکھیے مرد کے بھی بینیفٹ میں تو ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس نے کیا حق مہر دینا ہے اپنی بیوی کو. یہ پیرنٹس نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے اس کے بہاف پہ, تو یہ obviously اس کے بھی بینیفٹ میں ہے, لیکن میجورٹی جو کلازز جو عورتوں کے بینیفٹ پہ ہیں وہ انفارچونیٹلی کاٹے جاتے ہیں. مثلاً جو طلاق تفویض کا حق ہے کالم نمبر 18 کا, اس کے اندر عورت چاہے تو وہ خود طلاق اپنے آپ کو دے سکتی ہے, اس میں اس کو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے, خلا لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ پہلے سے کٹ کر دیا, لیکن وہ انفارچونیٹلی پہلے سے کٹ کیا جاتا ہے. اور کیونکہ عورتوں کو آگاہی نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی کالم ہے بھی, ان کو لگتا ہے خلا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جو وہ کر سکتی ہیں کبھی بھی, تو وہ اس لیے بھی ہے کہ کلچرل پریشر ہمارے پاس بہت ہے. اگر کوئی لڑکی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی بھی اور یہ بولتی ہے کہ مجھے اس پہ ٹک مارک لگانا ہے یا میں چاہتی ہوں کہ یہ رائٹ مجھے ملے, تو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے گھر والے کہتے ہیں شادی ہو رہی ہے اب تم طلاق کی ابھی سے بات کر رہی ہو, مطلب اس کو پہلے سے ڈرا دھمکا کے بٹھال دیا جاتا ہے. ہماری جو تنظیم مساوی ہے اس میں ہم نے اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی جس کے اندر ہمیں پتہ چلا تھا کہ میجورٹی جو عورتیں ہیں وہ نکاح نامہ نہیں پڑھتی. پنجاب کمیشن اسٹیٹس آف کمیشن ویمن کی ہیں, انہوں نے بھی اسٹڈی نکالی تھی کہ آپ کی نکاح نامہ پڑھا بالکل بھی نہیں جاتا عورتوں سے. جب آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ حق مہر آپ کا کیا ہے, حق مہر معجل ہے, غیر معجل ہے, کتنا ہے, کس فارم میں ہے, کیش ہے, گولڈ ہے, کب دیا جائے گا, اگر خدا نخواستہ ہسبینڈ کی وفات ہو جاتی ہے اس کی سچویشن میں کیا ہوگا. سو یہ ساری جو دیگر معاملات ہیں یہ آپ نے تب نہیں دیکھنے جب آپ نے شادی ختم کرنی ہے,
अनफॉर्चुनेटली हम तब निकाह नामा के बारे में इवन सोचते हैं जब शादी है, जब खत्म करनी है। एग्जैक्टली और ये बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, क्योंकि पढ़ना आपको तब चाहिए जब आप शादी के मौके पे उसको साइन करने मतलब इवन साइन भी नहीं कर रहे, जब आप उस बंधन में, जी बिल्कुल, जब आप उस बंधन में जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, जितनी भी अवेयरनेस दी जाए वो देनी चाहिए। और इजी पैसा के ऐप ने जो अपना ऑडियो निकाहनामा का एक जो फीचर निकाला है, उनके जो 13.1 मिलियन ऐप के यूजर्स हैं वहां तक एक्सेस इसकी जा रही है, विच इज अ ग्रेट इनोवेटिव इनिशिएटिव that they have taken, and I think more such initiatives need to be taken. Campaigns होनी चाहिए massive level के ऊपर, जैसे मैडम ने कहा कि even हमारा जो urban side है वहाँ पे भी औरतों को आगाही नहीं है। मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, हमारे बहुत सारे जानने वाले जो आज तक कहते हैं कि नहीं नहीं खुला का हक तो है ना, खुला डेलीगेटेड राइट टू डिवोर्स का क्या हमने करना है, ठीक है। सो वो बहुत एक टैबू है, वो सारा मेंटेनेंस आप लिखवा सकते हैं, आप पहले से कह सकते हैं कि मेरी शादी के अंदर ये बच्चों की मेंटेनेंस होगी, अगर हमारे ये बच्चे हुए ये मेरी मेंटेनेंस होगी। आप स्पेशल कंडीशंस का क्लॉज है, क्लॉज नंबर 17, जिसके अंदर मियाँ बीवी आपस में तय कर सकते हैं कि क्या जो है म्यूचुअल कंडीशंस जिसके अंदर वो एक शादी के बंधन में रहना चाहते हैं, जो बहुत दोनों को एक्सेप्टेबल होंगी। सो इसी तरह से आप फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे औरतों के पास क्या होता है अपने नाम पे, जैसे तलाक हुई वो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो अगर आप इन कॉलम्स को इस्तेमाल करके पढ़ के देख के उसमें आप डालें कि नहीं हमारी शादी के बाद जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर होगी वो हमारी म्यूचुअल ओनरशिप होगी, तो कितनी जिस तरह से मतलब वट एवर इज म्यूचुअली एग्रीड ना, क्योंकि देखिए बेसिक बात क्या है कि कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज का कंसेंट अगेन तभी होगा जब वो इसको देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, वैल्यू देंगे। हमारे माशरे में इस चीज की बहुत जरूरत है। मैं अभी इर्तिका की बात कर रही थी, लेकिन अभी इर्तिका में मेरे ख्याल से बहुत वक्त है। तो अब आप मुझे बताइए कि हमें माशरे में वालिदैन को या जो भी लड़का लड़की शादी के बंधन में बनने वाले उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे इस हवाले से कि अपने राइट्स के लिए थोड़ा सा आप पढ़ लें, उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लें उस हवाले से? आई थिंक इजाजत नहीं मिलती ना बच्चियों को, अगर वो ये कहे भी कि मुझे निकाहनामा तो दिखा दीजिए, तो माँ बाप या घर के बड़े कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हम मौजूद नहीं, हम देख रहे हैं ना। तो आई थिंक इस ऐप के जरिए दे कैन एक्चुअली एक्सेस देमसेल्व्स, और जिस तरह आपने बताया कि यू नो लाइक उसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। हमारा मसला ये भी हम पढ़ भी नहीं सकते ना, अक्सर लोग तो मेजॉरिटी पढ़ भी नहीं सकते, तो एटलीस्ट सुन लेंगे तो बड़ा जी। एंड ऑल्सो जो डिसेबिलिटी का फैक्टर होता है, जहाँ पे यू नो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चियाँ होती हैं, वो सुन ही नहीं सकती हैं, तो उसके लिए भी मौजूद है साइन लैंग्वेज के हवाले से। और फिर पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, तो वो शादी से पहले, ठीक है, जब आपकी, और शादी से पहले क्या बच्चियों को आई थिंक इसके बारे में मालूमात जो है वो किसी वक्त भी ले सकती हैं। यानी कि आज अगर इस प्रोग्राम के थ्रू बच्चियां देखेंगी तो आई थिंक ऑटोमेटिकली वो उसके बारे में जानना चाहेंगी उस ऐप के जरिए, क्योंकि यही तो वो आसानी है जो उनको इसी पैसा की वजह से मिल रही है। उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को आगाही दे के कोई राइट्स के हवाले से खड़ा कर देंगे। नो, ये तो बिल्कुल एक ऐसी आसानी है जैसे शऊर बेदार होता है, आपको पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस दें अपनी औलाद को, खुद बताएं उनसे कि देखो भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम शादी और खाना और उसमें लगे हुए, ये ऐप है, इसको करो, सुनो और समझो और देखो। और आई मीन दे शुड ऑल्सो अप्रिशिएट इस बात को कि एक आसानी पैदा की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर बच्ची के पास कोई सवालात है उसके हवाले से, तो वो अगर कंफ्यूजन उसकी कंफ्यूजन, हाँ, तो लॉयर्स मौजूद हैं, और फिर उसमें स्कॉलर्स जो हैं उसके लिए भी आसानियां दी गई हैं कि आप अपने कवायद और अपने अकीदे के मुताबिक जो है वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या ख़वातीन के लिए आसानियाँ हो सकती हैं अपनी ज़िंदगी मजबूत गुजारने के लिए। इट इज़ एम्पावरमेंट फॉर वुमेन,
کہ آپ کو پتا ہو کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, کہاں میرے rights ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں نکاح نامہ پڑھنا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں, آپ اس کو نہیں پڑھتے. مثلاً فار ایگزامپل ہم نے دیکھا ہے کورٹس میں لٹیگیشن بہت زیادہ اس بات پہ ہے کہ کس نے کیا لکھا اور اس کا مطلب کیا تھا, تو کلیئرلی چیزیں کیپچر نہیں کی جاتی. لیکن ایک اور اس کا ایشو جو ہے وہ ہے چائلڈ میرجز کا. اگر آپ صحیح طرح سے کالم اپنے نکاح نامہ کے نہیں بھریں گے, اس کو دیکھیں گے نہیں اور اس میں CNIC نہیں مینشن ہوگا فار ایگزامپل, تو دس از اے کویشچن آف چائلڈ میرج. آپ کو پتہ ہے سندھ میں تو 18 سال کی کم عمر سے کوئی بھی شادی نہیں ہو سکتی. سو آفن ٹائمز ہم نے دیکھا ایک تو کالمز کٹے بھی جاتے ہیں اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ CNIC کے کالمز آفن عورتوں کے جو ہیں وہ بلینک چھوڑے جاتے ہیں. یا ادھر سندھ کے اندر تو نکاح نامہ کے کالم ہے ہی نہیں CNIC کا. تو اس کی لیگل ویلیو کتنی ہے اس طرح کی نکاح نامے کی جس میں انفارمیشن جو ہے وہ مسنگ ہو؟ مطلب دیکھیں نا, آپ جو بھی امپاورمنٹ نکاح نامہ سے مل سکتی ہے آپ کو, وہ تو آدھی پھر نکل گئی. اور دوسرا یہ لا کی ایک وائلیشن ہے. آپ دیکھیں چائلڈ میرج از این offense, اٹس اے کرمنل offense. تو اگر کوئی جو ہے اس کو پراپرلی نہیں بھر رہا تو شاید یہ اس کے پیچھے ایک موٹیو ہو کہ ہم offense کو اویٹ کر رہے ہیں, لا کو اویٹ کر رہے ہیں. سو دیئر فور ریڈنگ دا نکاح نامہ از آلسو ویری امپورٹنٹ فار دس ایسپیکٹ کہ آپ دیکھیں چائلڈ میرج کے جو ایشوز ہیں وہ بھی اس میں سے ایڈریس ہو سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اتنی معلومات ہماری عوام کو فراہم کی. شکریہ. جی تو ناظرین, کراچی اسٹوڈیو سے خصوصی انٹرویو کے بعد ہم چلتے ہیں لاہور سے زینب جتوئی کی جانب. جی زینب, لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہویش. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کاسموپولیٹن کے مکمل احوال کے ساتھ زینب جتوئی. تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب. ورلڈ کسٹمز ڈے کی مناسبت سے پاکستان کسٹمز کی جانب سے لینڈ کسٹمز اسٹیشن واگا پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. 28 جنوری مشہور شاعر اور نعت خواں مظفر وارثی کا یوم وفات. پنجاب بھر میں عام انتخابات کے باعث 12 فروری تک دفعہ 144 نافذ. مشہور سنگر بلال سعید نے مداحوں کو مائک کیوں مارا, حقیقت سامنے آ گئی. محکمہ تعلیم سرکاری اسکولوں میں طالب علموں کی آمد و رفت کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کرنے میں ناکام. اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام رائزنگ پنجاب کے بیڈمنٹن اور فٹ بال مقابلے ختم. ناظرین, اب چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں رضیہ میں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں. جی رضیہ. شکریہ مہوش. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے. تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. اسلام آباد میں میراتھن 2024 ریس کا انعقاد, ملکی اور غیر ملکی ایتھلیٹس کی شرکت. اسلام آباد میں رنگا رنگ فوڈ فیسٹیول کا انعقاد, شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت, ملکی اور غیر ملکی پکوان توجہ کا مرکز. گلگت بلتستان میں 3 روزہ سرمائی میلے کا انعقاد. میلے میں آئس ہاکی, ثقافتی روایتی کھیل سیاحوں کی توجہ کا مرکز. عالمی عدالت کا غزہ میں نسل کشی روکنے کا حکم, پاکستان کا خیر مقدم. ICJ کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ. جی تو ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا اس ہفتے کا کراچی کا کاسموپولیٹن. اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد لاہور سے زینب جتوئی آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. انتقال کر گئے. ناظرین, اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے الیکشن میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. تفصیلات کے مطابق پنجاب کے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ دفعہ 144 کے تحت ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش پر پابندی ہوگی. نوٹیفکیشن کے مطابق انتخابی مہم اور الیکشن کے دوران بھی فائرنگ پر مکمل پابندی ہوگی, جبکہ انتخابات کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر بھی دفعہ 144 نافذ ہوگی. محکمہ داخلہ پنجاب نے عام انتخابات کے سلسلے میں امیدواروں اور ان کے حامیوں کے درمیان تصادم کے خدشے کے پیش نظر دفعہ 144 کو فوری نفاذ کیا ہے, جو 12 فروری تک نافذ العمل رہے گا, جبکہ اب تک پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلحہ کی نمائش کرنے پر 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے. بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب.
नाजरीन, कुछ रोज कबल पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार बिलाल सईद ने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान मद्दाहों को माइक दे मारा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। वीडियो में उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। बिलाल सईद गाना गाते हुए अचानक गुस्से से भड़क उठे और अपने हाथ में मौजूद माइक कॉन्सर्ट के दौरान हाजरीन की जानिब दे मारा। बिलाल सईद हाजरीन की जानिब माइक फेंकने के बाद कुछ भी कहे बगैर गुस्से से स्टेज छोड़कर चले जाते हैं, जिसके 2 रोज बाद बिलाल सईद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी की हुई पोस्ट में अपनी गलती का एतराफ करते हुए कहा है कि स्टेज मेरे लिए कुल कायनात की हैसियत रखता है और मैं अपने मद्दाहों के सामने परफॉर्म करते हुए खुद को जिंदा दिल महसूस करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि जब स्टेज पर परफॉर्म करता हूं तो ज़हनी तनाव भूल जाता हूं और तमाम तर परेशानियों को पीछे छोड़कर मद्दाहों के सामने परफॉर्म करता हूं। बिलाल सईद ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब दौरान कॉन्सर्ट शुरका ने कोई बदतमीजी की हो, लेकिन मैंने इस बदतमीजी पर जो रद्द-ए-अमल दिया वो पहली बार हुआ है, जो कि मेरी गलती है। गुलकार ने अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था और स्टेज छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि स्टेज का एहतराम मुझ पर लाजिम है। नाज़रीन, महकमा तालीम सरकारी स्कूलों में तालिब इल्मों की आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करने में नाकाम हो गया, जबकि निजी स्कूलों को पाबंद किया गया है कि जल्द अज जल्द तालिब इल्मों के लिए ट्रांसपोर्ट का एहतमाम करें। देखिए यूसुफ अब्बासी की ये रिपोर्ट। महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल को 60% तलबा की स्कूलों में आमदोरफ्त के लिए बसों की फराहमी को लाजमी करार दिया गया है, जिसके लिए लाहौर के सरकारी स्कूलों को 7,000 जबकि निजी सेक्टर को 15,000 से जायद बसें दरकार हैं। ये कोई इतना अच्छा फैसला इस हवाले से नहीं है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगा। अब तो हम अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर देते हैं आसानी से, तो फिर स्कूल को बस का इंतज़ार करना, उसमें चढ़ाना फिर उतारना, तो ये बच्चों के छोटे बच्चों के लिए फिर अफोर्डेबल ज़ाहिर है फिर उसके चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों के पास बसों की खरीदारी के लिए फंड्स नहीं। निजी स्कूल हुकूमत की जानिब से रोड मैप की अदम फराहमी पर परेशानी का शिकार हैं। हमने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की है और वैन्स के भी अरेंज अभी काफ़ी हद तक तो हमने अरेंज कर लिया है। हमें इस चीज़ का बहुत अंदाज़ा है कि मुश्किलात हैं, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हुआ हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। शहरियों को उम्मीद है कि बसों की सहूलत से बच्चों को स्कूल आने जाने में आसानी होगी। लाहौर की तंग गलियों में बसों के रूट कैसे बनाए जाएंगे, इस पर भी कोई लाहे-अमल सामने नहीं आया। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे तमाम राइजिंग पंजाब के बैडमिंटन और फुटबॉल मुकाबले खत्म हो गए। फुटबॉल की ट्रॉफी लाहौर डिवीजन ने जीती। बैडमिंटन गर्ल्स का टाइटल सरगोदा डिवीजन के नाम रहा। बैडमिंटन बॉयज में गुजरावाला डिवीजन ने अपनी बरतरी साबित की। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल के मुताबिक राइजिंग पंजाब के बेहतरीन परफॉर्मर्स के खेल को मजीद निखार कर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम की इस रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के राइजिंग पंजाब मुकाबलों ने रंग जमा दिया। इन मुकाबलों में 9 डिवीजन के खिलाड़ियों को सलाहियतों का इजहार का मौका मिला। पंजाब स्टेडियम फुटबॉल के फाइनल में लाहौर ने फैसलाबाद डिवीजन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर बरतरी साबित की। लाहौर डिवीजन की जानिब से असद और सुफियान ने 1-1 गोल किया, जबकि फैसलाबाद डिवीजन की जानिब से वाहिद गोल हसन ने किया। बैडमिंटन गर्ल्स सिंगल का फाइनल सरगोदा डिवीजन ने जीता। सरगोदा की गजाला सिद्दीकी ने बहावलपुर की इमामा उस्मान को हराया। बैडमिंटन बॉयज सिंगल में गुजरांवाला डिवीजन ने मैदान मार लिया। गुजरांवाला के अंजम बशीर ने फैसलाबाद के मुकीद ताहिर के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी पाई। खिलाड़ियों ने राइजिंग पंजाब मुकाबलों को जबरदस्त इकदाम करार दिया। मेहमान खसूसी डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब कहते हैं कि इन मुकाबलों का मकसद नए टैलेंट की हौसला अफजाई है। तो ये जो राइजिंग पंजाब का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट एन इवेंट। ये इवेंट नहीं है, इसके पीछे एक पूरा एक इनपुट है। ये बच्चे कहाँ से आए, किस तरह से सिलेक्ट हुए और फिर आगे उन्होंने कहाँ जाना है। फुटबॉल और बैडमिंटन इवेंट की फातेह टीमों को 15 लाख रुपए इनाम मिला। रनर अप डिवीजन की टीमों को 10-10 लाख रुपए देकर हौसला अफजाई की गई। अगले मरहले में 30 जनवरी से 2 फरवरी तक एथलेटिक्स और टेबल टेनिस मुकाबले होंगे, जबकि दंगल 4 फरवरी को रखा गया है। नाजरीन, ये था लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाजत। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। इस्लामाबाद में मैराथन 2024 रेस का इनेकाद किया गया। मैराथन रेस में मुल्की एथलीट्स के अलावा गैर मुल्की एथलीट्स ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मैराथन रेस में 4 कैटेगरीज शामिल थी। फुल और हाफ मैराथन के साथ 5 और 10 किलोमीटर मैराथन रेस के मुकाबले हुए। इंतजामिया के मुताबिक मैराथन में 2000 के करीब शहरी और गैर मुल्की रेसर्स शरीक हुए। शुरका का कहना था कि इस किस्म के इवेंट से लोगों में एक्सरसाइज और रनिंग का रुझान बढ़ेगा और ऐसी तकरीबात साल में बार बार होनी चाहिए। मैराथन रेस की मजीद तफसीलात जानते हैं। इस अवेयरनेस है, लोगों को पता चलता है इस तरह के इवेंट्स होते हैं। इस तरह के इवेंट्स पे जब आपको अपने जैसे लोग नजर आते हैं और वो भागते हुए नजर आते हैं तो ये इंस्पिरेशन होती है। ये सबके लिए इंस्पिरेशन होती है, जो देख रहे हैं उनके लिए भी इंस्पिरेशन है, हमारे लिए जो यहाँ पर है उनके लिए भी इंस्पिरेशन है। तो आई थिंक वो इसी तरह से जो है वो एक कल्चर डेवलप होता है। रंगारंग फूड फेस्टिवल इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद ईट फूड फेस्टिवल में नौजवान कारोबारी अफराद और खास तौर पर खवातीन ने घरेलू खानों के स्टॉल्स लगाए। स्टॉल्स में मुख्तलिफ रंगों और जायकों के खाने पेश किए गए। इस फूड फेस्ट में मिडल ईस्टर्न, थाई, जापानी, चाइनीज, मैक्सिकन, साउथ इंडियन और मुख्तलिफ किस्म के पकवान शामिल हैं। कुकिंग, बेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट का शौक रखने वाली यूनिवर्सिटी की नौजवान खवातीन इस फैमिली फूड फेस्ट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। फेस्टिवल में मुल्क के मारूफ म्यूजिक फनकारों और गुलकारों की जानिब से खुसूसी म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी दी गई। आइए आपको इस्लामाबाद ईट फूड फेस्टिवल की झलकियां दिखाते हैं। यहाँ शामिल करते हैं अगली खबर। हर साल की तरह इस साल भी गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोजा सरमाई मेले का इनेकाद किया गया। महकमा सयाहत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से खूबसूरत खलती झील पर मुनक्किद होने वाले इवेंट को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए झील पर आइस हॉकी के मैचेस के अलावा और बहुत सारे सकाफती और रिवायती खेलों का इनेकाद किया गया, जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सयाहों की तवज्जो का मरकज बने रहे। महकमा सयाहत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से खित्ते में सरमाई सयाहत को फरोग देने के लिए गुज़िश्ता कई सालों से सरमाई इवेंट्स कामयाबी से जारी हैं, जिनको न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी भरपूर पजीराई मिल रही है। इस हवाले से शामिल करते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने ICJ के फैसले को बरवक्त और फलस्तीनी अवाम के लिए इंसाफ के हसूल और इसराइल के आलमी एहतसाब में एक अहम संग मील करार दे दिया। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को हुक्म दिया कि वो गजा में नस्ल कशी रोकने, नस्ल कशी पर बराह रास्त उकसाने का अमल रोकने और इस ज़म में सजा देने के लिए इक़दाम करे। फैसले के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज में कहा गया कि पाकिस्तान ICJ के फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा करता है, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड मुतलका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़, वक़ार और शनाख्त को बरकरार रखा जा सके। मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।